हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी जंक्शन में। तो अपने इस चैनल पे हम उत्तराखंड सीरीज में बीएस नेगी की बुक को कवर कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने इसके 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और अभी हम इसका 5th चैप्टर कर रहे हैं। 5th चैप्टर में हम कुमाऊं के चंद राजवंश के बारे में पढ़ रहे हैं और जिसका एक पार्ट पहले ही चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने चंद राजवंश का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस से वीडियोस को देखेंगे तो ही आपको चीज़ें समझ में आ पाएंगी। तो आप हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पहले फर्स्ट वीडियो को देख के देन इसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल देवभूमि स्टडी जंक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इससे पिछले वीडियो में हमने चंद शासक उद्योग चंद तक कंप्लीट किया था और उद्योग चंद के डोटी अभियान के बारे में हमने लास्ट में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चंद शासक ज्ञानचंद द्वितीय के बारे में। तो ज्ञानचंद द्वितीय ने 1698 से 1708 ईस्वी तक शासन किया और 1699 में इसने बधानगढ़ पर विजय प्राप्त की। ज्ञानचंद द्वितीय ने पठानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा अपने साथ अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित की। तो ये पूछा जाता है कि किस चंद शासक ने नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को पठानगढ़ से अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में स्थापित किया। तो ज्ञानचंद द्वितीय है। साथ ही में इसमें एक नाम और आता है, वो आता है बाज बहादुर चंद का, जिसके बारे में हम पहले ही ऊपर पढ़ चुके हैं। ज्ञानचंद द्वितीय के समय गढ़वाल राजा फतेह शाह ने चंद राज्य के पाली परगने को लूटा था। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, दुधौली का युद्ध। ये पूछा जाता है कई बार कि दुधौली का युद्ध कब हुआ था। तो दुधौली का युद्ध हुआ था 1703 ईस्वी में और ये हुआ था ज्ञानचंद द्वितीय और फतेह शाह के बीच। तो जो दुधौली का युद्ध हुआ था ये ज्ञानचंद द्वितीय और फतेह शाह के बीच हुआ था। 1704 में ज्ञानचंद ने डोटी अभियान पर अपने पिता उदयचंद की हार का बदला लेने के लिए इसने डोटी का अभियान किया था और ज्ञानचंद्र का युद्ध डोटी नरेश से कुमाऊं सीमा पर मलेरिया ग्रस्त भाबर में हुआ और इस डर से जो डोटी नरेश था वो भागकर चला गया था, क्योंकि इसमें जो ज्ञानचंद्र था वो उसकी सेना शक्तिशाली थी, जिस कारण उस समय मलेरिया का खतरा भी था, तो वो भागकर वहां से चला गया था। ज्ञानचंद ने कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर बनवाया और तराई भाबर क्षेत्र में आम के बगीचे बनवाए। तो जो ज्ञानचंद द्वितीय था इसने कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर बनाया। अगर ये पूछा जाता है कि किस चंद्र शासक ने कत्यूर घाटी में मंदिर बनाए तो वो था ज्ञानचंद द्वितीय। ज्ञानचंद द्वारा सौर और सिरा क्षेत्र में बनवाए गए मंदिरों को देवल या धौल कहा जाता था। तो अगर पूछा जाता है कभी कि देवल या धौल चंद्रकाल में क्या थे, तो ये मंदिर ही के लिए शब्द प्रयोग किया जाता था और ये शब्द जो प्रयोग किए गए वो मोस्टली ज्ञानचंद द्वितीय के समय में प्रयोग किए गए। अब हम पढ़ेंगे चंद शासक जगत चंद के बारे में। तो जो चंद शासक जगत चंद है इसके काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब इसके काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। जैसे इसने जुआरियों पर कर लगाया था, साथ ही इसने गायों गायों के वध पर भी प्रतिबंध लगाया था। इस तरह के कार्य किए थे जिस कारण इसके काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है और इसका जो कार्यकाल माना जाता है वो 1708 से 1720 ईस्वी तक का माना जाता है। और जगतचंद स्वयं मिलनसार व्यक्ति व प्रजा का हितैषी राजा था। जगतचंद ने राजकाज के पहले वर्ष में लोहारगढ़ और बधानगढ़ से गढ़ सेना को मार भगाया था। श्रीनगर में जगतचंद व फतेह शाह के बीच युद्ध हुआ जिसमें गढ़ नरेश देहरादून भाग गया और उसने श्रीनगर में कब्जा कर ब्राह्मण को दान में दे दिया था। साथ ही जगतचंद ने मुगल बादशाह की को कीमती पहाड़ी चीजें भेंट की थी और मुगल शासक ने उसे अभय दान भी दिया था। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जगतचंद के समय फतेह शाह ने कत्यूर घाटी में आक्रमण किया और बैजनाथ घाटी को लूटने के बाद गरसार ग्राम को बद्रीनाथ मंदिर को चढ़ा दिया गया। तो इसमें से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस शासक ने गरसार ग्राम को बद्रीनाथ मंदिर को चढ़ाया था। तो ये चढ़ाया था परमार शासक फतेह शाह ने। और इसने जो कत्यूर घाटी पर आक्रमण किया था वो किसके समय में किया था? वो किया था जगतचंद के समय में। तब जगतचंद के समय में इसने कत्यूर घाटी पर आक्रमण किया और बैजनाथ मंदिर को लूटने के बाद इसने जो गरसार ग्राम था उसे बद्रीनाथ मंदिर को चढ़ा दिया था। जगतचंद ने जुआरियों पर कर लगाया, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और जगतचंद की मृत्यु चेचक के कारण 1720 ईस्वी में हुई।
जगत चंद के बरम मुआनी ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि ज्ञानचंद के समय वीरेश्वर जोशी वैदकुणी ने बधानगढ़ की जासूसी की थी। तो अगर पूछा जाता है कि बरम या मुआनी ताम्रपत्र का संबंध किससे है, तो ये इसका संबंध जगत चंद से है। ये पूछे जाते हैं कि कोई भी ताम्रपत्र दे दिया जाता है और इसका संबंध किस शासक से है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो बरम या मुआनी ताम्रपत्र के नाम से जो है वो उसका संबंध जगत चंद से है। ज्ञानचंद ने वीरेश्वर जोशी को जमीनें रौत के रूप में दी थी। जगत चंद ने 1000 गाय दान दी थी और जिस कारण इसे गौ सहस्त्र दान भी कहते हैं। चंद वंश का अवनतिकाल। तो जगत चंद के बाद के जो शासक आए वो अत्यंत ही कमजोर थे, मतलब कि वो शक्तिशाली नहीं थे, जिससे चंद वंश का पतन यहाँ से प्रारंभ होता है। तो जगत चंद का जो उत्तराधिकारी बना वो था देवीचंद। 1720 ईस्वी में चंद वंश का अवनति काल यहीं से प्रारंभ हो जाता है। देवीचंद ने 1720 से 1726 ईस्वी तक शासन किया और विक्रमादित्य बनने के चक्कर में इसने काफी धन बर्बाद कर दिया था, क्योंकि ये स्वयं को विक्रमादित्य की तरह बनाना चाहता था, मतलब विक्रमादित्य बनना चाहता था। तो इसी कारण से कुमाऊं का विक्रमादित्य या कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है, क्योंकि इसको कुल मिला के अपना नाम करना था, ये अपने तक ही सीमित था, जिसके कारण ये अपने राज्य पे ध्यान नहीं दे पाया था। तो ये कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक या कुमाऊं का विक्रमादित्य किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है देवीचंद को। देवीचंद ने रोहिला सरदार दाऊद खान को अपना सेनापति नियुक्त किया था और देवीचंद के समय काकड़ी घाट में बाबा हर्षदेवपुरी रहते थे, जो देवीचंद को देबुआ कहकर पुकारते थे। तो हमें कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट ही देखने हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और बाकी आप को जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दी जाएगी, जहाँ से आप भी सारे फैक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। देवीचंद की हत्या उसके बिष्ट दरबारियों में मणिक बिष्ट और उसके पुत्र पूरनमल ने की थी। तो ये जो मणिक बिष्ट और ये पूरनमल था, जो पूरनमल और उसके पिता मानिकचंद्र गौड़ का जो शासन था, उसे कुमाऊं में गेड़ागर्दी कहा जाता था। तो अगर पूछा जाता है कि गेड़ागर्दी क्या था कुमाऊं में, तो ये अन्यायपूर्ण शासन था किसका, पूरनमल और उसके पिता मानिकचंद गौड़ का। तो जो देवीचंद के बाद जो शासक बने थे उसमें था अजीत चंद, कल्याण चंद, दीपचंद, मोहन चंद, प्रद्युम्न चंद, शिवचंद और अंतिम राजा था महेंद्र चंद। तो अंतिम तो कुमाऊं का मतलब जो अंतिम शासक था वो कौन था, अगर पूछा जाता है तो कुमाऊं का जो अंतिम शासक था वो था महेंद्र चंद। तो अब हम पढ़ेंगे कल्याण चंद शासक कल्याण चंद्र चतुर्थ के बारे में। कल्याण चंद्र का जो कार्यकाल माना जाता है वो 1730 से 1747 ईस्वी तक का है, और राजा बनने से पूर्व कल्याण चंद्र डोटी में कल्याण सिंह के नाम से मजदूरी करता था और ये अनपढ़ राजा था। तो कल्याण चंद्र चतुर्थ जब राजा बना तो ये किसी राजशाही उससे नहीं था, ये एक मजदूर था और एक अनपढ़ राजा था। इसके समय में 1743 और 1743 से 1745 के बीच में रोहिला आक्रमण हुए। तो ये पूछा जाता है कि किस चंद्र शासक के समय में रोहिला आक्रमण हुए, तो ये हुए कल्याण चंद चतुर्थ के समय में। और कब हुए अगर पूछा जाता है तो ये हुए 1743 से 1745 के बीच में। तो ये तो थे प्रथम रोहिला आक्रमण। और अगर पूछा जाता है कि द्वितीय रोहिला आक्रमण कब हुए, तो द्वितीय रोहिला आक्रमण हुए थे 1786 में, 1786 में दूसरा रोहिला आक्रमण हुआ था। और इस समय जो चंद शासक था वो कौन था, प्रद्युम्न शाह था। तो अगर आप लोग नाम से सोच रहे होंगे तो प्रद्युम्न शाह है तो परमार वंश का होगा, हाँ वो गढ़वाल का ही था, लेकिन वो उस समय कुमाऊं की गद्दी पर भी शासन कर रहा था। तो प्रद्युम्न शाह के समय वो प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठा था। तो उसके समय में दूसरा रोहिला आक्रमण हुआ था। तो पहला हुआ 1743 से 1745 के बीच में, और दूसरा हुआ था 1786 में। और जब पहला रोहिला आक्रमण हुआ तो उस समय जो परमार शासक था वो प्रदीप शाह था, और प्रदीप शाह ने कल्याण चंद्र चतुर्थ को बहुत सहायता दी थी, और इसी कारण जो इनका इस समय का जो काल था उसे कुमाऊं और गढ़वाल की मित्रता का काल भी कहा जाता था। कल्याण चंद्र चतुर्थ ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट देने के लिए जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया था, क्योंकि आजकल ऐसे ही फैक्ट पूछ लिए जा रहे हैं कि हो सकता है पूछ लिया जाए कि किस चंद्र शासक ने मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट देने के लिए जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया था, तो वो शासक था कल्याण चंद्र चतुर्थ। कल्याण चंद्र को काशीपुर में मुगल वजीर कमरुद्दीन ने गॉड ऑफ ऑनर दिया था। तो गॉड ऑफ ऑनर का सम्मान किसे मिला था, ये मिला था कल्याण चंद्र चतुर्थ को, और दिया किसने था, मुगल वजीर कमरुद्दीन ने। कल्याण चंद्र चतुर्थ ने अल्मोड़ा में चौमहल्ला महल बनाया। तो अल्मोड़ा चौमहल्ला महल किसने बनाया अल्मोड़ा में, अगर पूछा जाता है तो ये बनाया है कल्याण चंद्र चतुर्थ ने। वह अपनी राजधानी को राजबुंगा कहता था। कल्याण चंद्र ने लच्छी गोसाई मंडराल को सयानाचारी सौंपी, जो 16 गांवों का सयाना था। कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय ही बलिराम चौधरी लेखक था, और कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय में अवध के नवाब मंसूर अली खान ने
कुमाऊं के तराई पर अधिकार किया और शिवदेव जोशी को बंदी बनाया था। और कल्याण चंद्रोयम पुस्तक ये पूछी जाती है कि कल्याण चंद्रोयम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो ये लिखी कवि शिव ने, और ये जो कवि शिव थे वो कल्याण चंद्र के राजकवि थे। तो यहाँ से 3 फैक्ट हो गए। कल्याण चंद्रोयम पुस्तक किसने लिखी? कवि शिव ने लिखी। और कवि शिव किसके दरबार में थे? कल्याण चंद्र चतुर्थ के दरबार में थे। राजा बनने के बाद कल्याण चंद्र ने गैरागर्दी शासन के नायक पूरनमल एवं मानिक चंद्र को मारने के आदेश दिए। जैसे कि अभी हमने पहले ही पढ़ा कि कुमाऊं में जो गैरागर्दी शासन था वो पूरनमल और उसके पिता मानिक चंद्र गौड़ के शासन को कहा जाता था। और इसको जो इन दोनों को जो मारने का आदेश दिया था वो कल्याण चंद्र चतुर्थ ने ही दिया था। जीवन के अंतिम समय में जो कल्याण चंद्र चतुर्थ था उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। तो कल्याण चंद्र के बाद जो शासक बना वो था दीपचंद। 1748 में दीपचंद को कुमाऊं का शासक बनाया गया। और इसी दीपचंद के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय में कुमाऊं का शासक कौन था। तो उस समय कुमाऊं का जो शासक था वो था दीपचंद। जिस युद्ध में मुगल बादशाह के कहने पर दीपचंद ने मराठों के विरुद्ध सैन्य टुकड़ी भेजी थी। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के खिलाफ 4000 कुमाऊनी सेना सेनापति हरिराम एवं उपसेनापति बीरबल नेगी के आधिपत्य में भेजी गई थी। पानीपत के तीसरे युद्ध में ही कुमाऊं सेना पहाड़ी हथियार के साथ बहादुरी से लड़े थे, जिसके लिए एटकिंसन लिखते हैं कि पहाड़ी लोगों ने रॉकेट एवं हैंड ग्रेनेड में अपना अच्छा कौशल दिखाया था। पानीपत की युद्ध की समाप्ति के बाद मुगल बादशाह ने कुमाऊं सेनापति से मिलने की इच्छा प्रकट की थी और लूट के माल से मकना नामक हाथी, जेवरात एवं अन्य बहुपयोगी चीजें राजा दीपचंद के लिए भेजी थी। क्योंकि दीपचंद जो था वो स्वभाव से अत्यंत ही दयालु था, इसलिए जब पानीपत के तृतीय युद्ध में मुगल शासकों ने उससे सहायता मांगी थी तो उसने उन्हें सहायता दी थी। राजा दीपचंद और उसके साथ उसके 2 लड़कों को सीराकोट के किले में बंदी बनाया गया। तो ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए कभी कि दीपचंद की मृत्यु कहाँ पर हुई। तो उसकी मृत्यु सीराकोट के किले में हुई, क्योंकि वहां उसे कैद कर कर रखा गया था और वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अब हम इसमें देखेंगे तामा ढोंड का युद्ध। आजकल एग्जाम में इसी तरह के नए नए फैक्ट पूछे जा रहे हैं। हो सकता है कभी पूछ लिया जाए कि तामा ढोंड का युद्ध कब हुआ था। तो जो तामा ढोंड का युद्ध है वो हुआ था 1755 में। किसके मध्य हुआ था? शिवदेव जोशी एवं गढ़ सेनापति नरपत गुलेरिया के बीच। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। शिवदेव जोशी के मरने के बाद दीपचंद ने हरदेव जोशी को बख्शी बनाया था। दीपचंद के भाई मोहनचंद्र ने दीपचंद की गद्दी हड़प ली और हरदेव जोशी को बंदी बना लिया, लेकिन वह किसी तरह वहां से भाग निकला। तो जब दीपचंद जो था दीपचंद के भाई भाई था मोहनचंद्र, उसने दीपचंद की गद्दी ही अपने भाई की ही गद्दी हड़प ली और मोहन हरदेव जोशी को बंदी बना लिया। लेकिन परंतु हरदेव जोशी वहां से भाग निकलने में सफल हुआ। अब हर्षदेव जोशी का कुमाऊं के शासन में काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसने बहुत सारे कार्य किए हैं। हरदेव जोशी ये ऐसा शासक था जिसने गढ़वाल के शासक ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने गढ़वाल के शासक ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो ये नाम हमें याद रख लेना है। ये नाम है हर्षदेव जोशी का। हर्षदेव जोशी ने ही गढ़वाल के शासक ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो अब आता है इम्पोर्टेंट बगवाली पोखर का युद्ध। तो बगवाली पोखर का युद्ध हुआ 1779 में और ये हुआ ललित शाह और मोहनचंद की सेना के बीच। और इसमें जो मोहनचंद है वो पराजित हुआ और जिसके कारण वो भागकर कहाँ चला गया? लखनऊ चला गया। ललित शाह ने अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया, क्योंकि जब बगवाली पोखर का युद्ध हुआ मोहनचंद्र उस समय शासक था। तो हरदेव जोशी के आमंत्रण पर ललित शाह यहाँ आया और उसने आक्रमण किया। दोनों के बीच युद्ध हुआ तो इसमें ललित शाह जीत गया। तो उसके बाद कुमाऊं पर भी जो था ये गढ़वालियों का शासन स्थापित हुआ और इस समय से जो कुमाऊं की गद्दी पर बैठा प्रद्युम्न शाह ही बैठा। जैसे इसके बारे में अभी मैंने पहले भी बताया था कि इसी के समय में द्वितीय रोहिला आक्रमण हुआ था 1786 में। और इसने क्योंकि हरदेव जोशी ने ही इसको यहाँ पे बुलाया था, तो इसने हरदेव जोशी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। प्रद्युम्न शाह ने कुमाऊं की गद्दी पर 1779 से 1786 ईस्वी तक कुमाऊं की गद्दी पर बैठा और इसने स्वयं को दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित किया। जयकृत शाह की मृत्यु के बाद प्रद्युम्न शाह श्रीनगर में आ गया। जब गढ़वाल में जयकृत शाह की मृत्यु हो गई थी तो प्रद्युम्न शाह उस समय कुमाऊं छोड़कर श्रीनगर चला गया और उसने कुमाऊं में हर्षदेव को अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर दिया।
और तो उस समय जो मोहनचंद था उसने पुनः जो बग्वाली पोखर के युद्ध में ललित शाह से हार कर लखनऊ भाग गया था, तो उसने जब सिंहासन को खाली देखा तो उसने इसका फायदा उठाकर उसने पुनः कुमाऊं की गद्दी हथिया ली और वो दूसरी बार कुमाऊं का राजा बना। तो अगर ये पूछा जाता है कि कौन सा चंद शासक ऐसा था जो 2 बार कुमाऊं की गद्दी पर बैठा, तो वो था मोहनचंद। हसदेव जोशी ने सशक्त सेना तैयार कर 1786 में पाली गांव के युद्ध में मोहनचंद को हराया। अ, ये युद्ध भी पूछा जा सकता है कि पालीगांव का युद्ध कब और किसके बीच हुआ, तो ये हुआ 1786 में हसदेव जोशी और मोहनचंद के बीच, और यहाँ भी मोहनचंद की पराजय हुई। हसदेव जोशी और उसके बाद इस पराजय के बाद इस हसदेव जोशी ने 61वां चंद शासक शिवचंद को नियुक्त किया और इसे शिवचंद को मिट्टी का महादेव भी कहा जाता था। इसके बाद मोहनचंद के भाई लाल सिंह ने रामपुर के नवाब की सहायता से कुमाऊं की गद्दी हथिया ली। लाल सिंह ने मोहनचंद के पुत्र महेंद्र चंद को गद्दी पर बैठाकर खुद उसका प्रधानमंत्री बन गया। तो जो अंतिम चंद शासक बना वो था महेंद्र चंद। तो ये 62वां चंद शासक था, लेकिन अगर हम मोहनचंद को एक बार काउंट करेंगे तो ये 61वां होगा, परंतु जो मोहनचंद था वो 2 बार गद्दी में बैठा था। हरदेव जोशी ने गोरखा नायक बहादुर शाह को भी कुमाऊं पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। तो यह हरदेव जोशी ही था जिसने गढ़वाल के शासक ललित शाह को भी यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही गोरखा नायक बहादुर शाह को भी यहाँ पे आक्रमण करने के लिए इसी ने ही न्योता भेजा था। हौलबाग के साधारण युद्ध में चंदों की हार के बाद 1 फरवरी 1790 ईस्वी को अल्मोड़ा पर गोरखाओं का कब्जा हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस युद्ध के बाद कुमाऊं पर गोरखों का कब्जा हुआ, तो ये हुआ था हौलबाग के युद्ध जो कि हुआ था 1790 में। महेंद्र काल के पुत्र प्रताप चंद्र को अंग्रेजों ने कुछ गांव जागीर के रूप में प्रदान किए और काशीपुर शाखा में लाल सिंह के पुत्र गुमान सिंह ने राज किया। साथ ही उस समय जो उत्तराखंड के सांसद थे केसरी बाबा, वो भी काशीपुर चंद्र शाखा से ही संबंधित थे। ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमें एक पल के लिए देख लेना है कि अगर कभी पूछ लिया जाए तो हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो। तो अब हम पढ़ेंगे कल्याण चंद चतुर्थी के सेनापति शिवदेव जोशी के बारे में। तो शिवदेव जोशी कौन था? ये था कल्याण चंद चतुर्थ का सेनापति, जिसे कुमाऊं का कौटिल्य, कुमाऊं का शिवाजी और कुमाऊं का बैरम खां के नाम से जानते हैं। तो कई बार इनके उपनाम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कुमाऊं का कौटिल्य किसे कहा जाता है? शिवदेव जोशी है, और इसी शिवदेव जोशी को कुमाऊं का शिवाजी और कुमाऊं का बैरम खां भी कहते हैं। शिवदेव जोशी ने रोहिला आक्रमण का डटकर सामना किया था और कल्याण चंद ने शिवदेव जोशी को बख्शी की उपाधि दी थी। अब जैसे कि अभी मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर हसदेव जोशी का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, तो हसदेव जोशी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हर्षदेव जोशी को हरकदेव जोशी भी कहा जाता है। अगर कई बार हर्षदेव जोशी ऑप्शन में देखे हरकदेव जोशी दे दिया जाए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसी हर्षदेव जोशी को ही हरकदेव जोशी कहा जाता है। और इसे कुमाऊं का किंग मेकर भी कहा जाता है। इसे कुमाऊं का किंग मेकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने जब चाहा कभी इसने गढ़वाल के शासकों को यहाँ पर आक्रमण के लिए आमंत्रित कर दिया और कभी गोरखा शासकों। साथ ही इसने 8 नरेशों को गद्दी पर बैठाने का कार्य किया, क्योंकि ये स्वयं कभी कुमाऊं की गद्दी पर नहीं बैठा, परंतु इसने कई शासकों को गद्दी पर बैठाया। और डब्ल्यू फ्लेजर और कैप्टन हेयरसी ने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अलवारकी कहे। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कुमाऊं का अलवारकी किसे कहा गया है? ये कहा गया है हर्षदेव जोशी को। और कहा किसने है? डब्ल्यू फ्लेजर और कैप्टन हेयरसी ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसे कुमाऊं का अलवारकी किसने कहा, ये किसे कहा गया है? तो कहा है डब्ल्यू फ्लेजर और कैप्टन हेयरसी ने। और किसे कहा गया है? हर्षदेव जोशी को। और राहुल सांकृत्यायन ने हर्षदेव जोशी को विभीषण की संज्ञा दी है, क्योंकि इसने कुमाऊं में रहते हुए ही कुमाऊं के लोगों के खिलाफ ही इसने एक तरह से कार्य किया था, जिस कारण इसको विभीषण की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पे कुछ है कुमाऊं में नेपाल की देन एवं संबंध। तो कुमाऊं का जो उस समय नेपाल के साथ जो संबंध थे उसके बारे में है। इसमें हम कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट ही देखेंगे, क्योंकि इसमें सारे चीजें, इससे बहुत कम चीजें ही पूछी जाती हैं। तो मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री चारुमिता का विवाह नेपाल के राजकुमार देवपाल से कराया था। और किरातों ने कुमाऊं और नेपाल में साथ साथ राज किया, जिन्हें किराती व राई राजा कहा जाता था। किरातों के बाद खसों ने भी कुमाऊं और नेपाल में शासन किया, जिनके कारण खसकुरी भाषा का उद्भव हुआ। साथ ही हर्षवर्धन व नेपाल नरेश अंशुवर्धन के बीच मैत्री भाव व्यवहार था। प्रसिद्ध संत गुरु गोरखनाथ ने नेपाल धर्म में प्रचार किया और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और नेपाल की गोरख पहाड़ी का नामकरण इन्हीं के नाम पर हुआ।
तो अल्मोड़ा में जो घर घर पूजा जाने वाला गंगनाथ है वो उसका संबंध भी नेपाल से ही बताया जाता है, जो नेपाल से साधु बनकर कुमाऊं आए थे और वे स्वयं चंद्रवंशी राजकुमार थे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो कुमाऊं का हिल यात्रा उत्सव है, तो ये हिल यात्रा उत्सव जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है ये पूछा जाता है। तो ये मनाया जाता है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और इसका जो मुख्य पात्र होता है वो होता है लकिया भूत। बाकी जब हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज करेंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट के फैक्ट कवर होंगे, पर अभी यहाँ पे टॉपिक आया है तो हम इसे देख लेते हैं। तो इसका जो मुख्य पात्र होता है वो होता है लकिया भूत, और इसी हिल यात्रा को नेपाल में इंदर यात्रा कहते हैं। कुमाऊं के पवित्र गौरील देवता एवं सिरा में प्रचलित रौप देवता का मूल नेपाल में था। कुमाऊं में पीठ पर बोझा रखने एवं मुर्दा को बांधकर जल्दी जल्दी भगा ले जाना आदि प्रथा भी नेपाल की ही देन मानी जाती है। तो अभी तक की वीडियो में हमने देखा चंद शासकों के बारे में, जिसके एक पार्ट हमने देखा। हमने सारे शासकों को सीक्वेंस से देखा, क्योंकि कई बार इन्हें सीक्वेंस में लगाने के लिए भी आ जाता है कि कौन सा शासक इसके बाद आया था, इसलिए हमने सीक्वेंस में चीजें देखी हैं ताकि हम उसे इजीली वहां पे कर पाए। तो अब हम इसी के साथ देखेंगे कि चंदों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उनका प्रशासन किस तरह से चलता था। तो राजा चंदू का सर्वोच्च शासक एवं प्रधान न्यायाधीश, तो इसमें जो सबसे बड़ा उस समय पद था वो न्यायाधीश का ही था। चंदों का शासन पंचायती राजतंत्र था, जो अपने नाम के अंत में देव शब्द धारण करते। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इससे जो पूछा जाता है कि कुमाऊं में चंद मतलब कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया, तो वो किया था किसने, सोमचंद्र ने किया था। ये हमें ध्यान रख लेना है। तो ये किसने किया था, सोमचंद्र ने किया था। ये हमें ध्यान रखना है, सोमचंद्र के द्वारा ये किया गया था। ठीक है। राज्य की समस्त भूमि राजा के अधीन होती थी और राजा गोठ, संकल्प और रौत के रूप में जमीन दे सकता था। तो जो गोठ भूमि थी वो मंदिरों के लिए दी जाती थी और जो रौत भूमि थी ये वीरता के लिए दी जाती थी। चंद राजाओं के सेनापति को बख्शी कहा जाता था। अभी हमने ऊपर कई बार पढ़ा कि उसने उसको अपना बख्शी नियुक्त किया। तो बख्शी का अर्थ इस समय होता था सेनापति। चंदों के समय परामर्शदार्थी का कार्य मेहरा और फटियाल करते थे, और ये मेहरा और फटियाल नामक दो गुट भी किसके द्वारा बनाए गए थे, ये भी चंद शासक सोमचंद के द्वारा ही बनाए गए थे। चंद काल में दीवान के अधीन मंत्री या सचिव होते थे, जिनकी अधिकतम संख्या 10 होती थी। चंद राज्य मंडलों में विभक्त था, लेकिन मंडल दो प्रकार के थे, सामंतों के अधीन और राजा के अधीन। तो यहाँ सबसे ऊपर तो राज्य हुआ, और राज्य के नीचे मंडल थे, और मंडल के नीचे देश थे। मंडलों के नीचे देश थे। उस समय जो देश थे उन्हें तल्ला देश, मल्ला देश, खरग देश और पर्वत डोटी का देश, इस तरह से जाना जाता था। तो सबसे ऊपर राज्य है, देन मंडल है, देन देश है। और यहाँ पे सबसे छोटी इकाई दी है। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है, अगर कभी भी पूछा जाता है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है परगना। तो ये परगने के दो प्रकार उस समय थे, एक था नागरिक परगना और दूसरा था सैनिक कमांडर परगना। तो जो नागरिक परगने का अधिकारी होता था मुख्य, उसे सिकदार या सरीदार कहते थे, और जो सैनिक कमांडर का होता था मुखिया, उसे बख्शी कहा जाता था। तो ये हमें ध्यान रखना है। और बख्शी जो होता था सेनापति के लिए भी प्रयुक्त होता था। उद्योगचंद के समय माल का सिकदार जगन्नाथ बरे एवं सीरा का सिकदार गंगाराम था, जबकि जगतचंद के समय सीरा का सिकदार शत्रुपाल भंडारी था। चंदों के समय परगने प्रचलित थे, जैसे हमने पढ़ा है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो इसमें काली कुमाऊं, सौर, सीरा, फलदा कोटी, पाली पछाऊ और कोटली का जिक्र इसमें मिलता है। साथ ही तराई भावर में 6 परगने थे, जिसमें है बख्शी, माल, मुक्साड़, मुड़िया, किलपुरी और छिनकी। तो इन्हें हमें एक एक बार देख लेना है, अगर कभी आ जाए तो हम एक आइडिया से इन्हें तब भी कर पाए। बाकी ये हमें इन्हें 6 बरगने हैं, इन 6 बरगनों को रटने की जरूरत नहीं है, बस हमें एक बार देख लेना है। तो हमने अभी पढ़ा प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी परगने थे। दो तरह के परगने थे, नागरिक परगने और सैनिक परगने। और परगनों के जो नीचे था वो थे गर्क। परगने थे गर्कों में विभाजित थे। और काली कुमाऊं और माल में इन्हीं परगन गर्कों को पट्टी कहा जाता था। अगर गर्कों की जगह पट्टी दे दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, सौर और सिरा में गर्के कहते थे। जो करखे का प्रशासक होता था उसे नेगी कहा जाता था, लेकिन अगर पूछा जाए सौर का नेगी के नाम से कौन प्रचलित था, तो ये था शिरोमणि जोशी। और ये शिरोमणि जोशी कौन था, मैं आगे वाली वीडियो में बताया है। ये था उद्योग चंद का सेनापति, दूसरा सेनापति था, क्योंकि उद्योग चंद का जो पहला सेनापति था वो था हिरु देओबा। गरखे और अतः नेगी पद का नाम होता था, जाति का नहीं था। ये नेगी पद के लिए प्रयुक्त होता था। उस समय किसी तरह के कास्ट के लिए नेगी शब्द का प्रयोग नहीं था। तो फिर जो परगने थे वो गरखे में विभक्त थे, और जो गरखे थे वो गांव में विभक्त थे। और इस तरह से गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, और जो गांव का मुखिया होता था वो सयाना या बूढ़ा होता था। काली कुमाऊं एवं जौहार में ग्राम मुखिया को बूढ़ा कहते थे। पाली परगने एवं सल्ट क्षेत्र में ग्राम मुखिया को सयाना कहते थे। जो गांव
में न्यायाधीश भी होते थे जिन्हें अनाज के रूप में दस्तूर मिलता था और सयाने के नीचे थोकदार होते थे। कल्याण चंद्र चतुर्थ के अभिलेख में लच्छी गुसाई मंडराल 16 गांवों का सयाना था और डाकिया राजा को दे गल्ला छाड़ा उपज का 6वां भाग वसूल करता है। तो ये पूछा जाता है कि चंद्रकाल में गल्ला छहाड़ा का संबंध किससे था? तो ये था उपज का 6वां भाग या भू राजस्व का 6वां भाग जो था उसे गल्ला छहाड़ा कहा जाता था। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि चंद्रकाल में पंचनवीसी का संबंध किससे है, ये कई बार पूछ लिया गया है। तो पंचनवीसी शब्द उस समय पंचायती कचहरी के लिए प्रयोग किया जाता था, साथ ही से चार थान भी कहते हैं। कुमाऊं चंद्रकालीन प्रशासन का विभाजन इस प्रकार था, जिसमें पहले था राज्य, फिर मंडल, फिर देश, फिर परगने और फिर गरखे गांव। तो हमने ये देखा जो परगने थे दो तरह के थे और फिर जो परगने थे वो गरखे में विभाजित थे और जो गरखे थे वो गांव में विभाजित थे। तो ये हमें ध्यान रख लेना है, ये इस तरह से विभाजित थे। अब इसमें नीचे आ जाता है चंद्रकालीन प्रशासनिक इकाई इस तरह के भागों में विभाजित थी, जिसमें 4 बूढ़ा, 5 थोक, 4 चौथानी और पौड़ी 15 बिस्वा। तो यहाँ पे पौड़ी 15 बिस्वा काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पौड़ी 15 बिस्वा प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है सामान्य जनता के लिए। तो ये याद रख लेना है, दो चीजें हमें। एक तो था कि पौड़ी 15 बिस्वा किसके लिए था, ये सामान्य जनता के लिए था, और एक था पंचनवीसी, ये थी पंचायती कचहरी। तो इसमें जो 4 बूढ़ा के अंतर्गत आते थे उसमें कारकी, बोरा, तड़ांगे और चौधरी थे, और जो 5 थोक में थे उसमें मेहरा, फर्तियाल, देव, ढेक और खड़ायत थी, और 5 बुढ़िया वर्ग में 4 चौथानी और 6 छरिया ब्राह्मण आते थे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हमें देखना है। जैसे ये है, पहले ही बता दिया है, चंद्रकाल में सामान्य प्रजा के लिए पौड़ी 15 बिस्वा का जिक्र मिलता है। और चंदू के समय सीराकोट कुख्यात कारागार था, महाराजा दीपचंद एवं उनके 2 पुत्रों को कैद करके रखा गया था, जहाँ पर दीपचंद की मृत्यु हुई थी। यह हम दीपचंद वाले में देख भी चुके हैं। चंद्रकाल में चौथानी ब्राह्मण टोली का कार्य विवाह कराना था। तो इनका कार्य तो विवाह कराना था, ये तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन चौथानी ब्राह्मणों की टोली किसने बनाई? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चौथानी ब्राह्मणों की जो टोली बनाई, ये बनाई थी चंद्र शासक रुद्रचंद ने। ये सभी को याद रख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही इनका जो कार्य था वो विवाह कराना था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने चंद शासकों का कंप्लीट किया, साथ ही उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी देखा। और इसके आने वाले पार्ट में हम चंद को कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हम चंदों के राजस्व व्यवस्था और उनकी कर व्यवस्था और उनके द्वारा उनकी जो भी ताम्रपत्र हैं उनका संबंध, साथ ही जो भी किले उनके द्वारा बनाए गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो और इस उस थर्ड पार्ट के साथ ही हमारा जो चंद्रवंश है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। साथ ही हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अ, साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल देवभूमि स्टडी जंक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली क्विज़ेस कराई जाएंगी और आपको इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट